नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर मैं यूपी की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? बिल्कुल भारती, अगर हम बात लखनऊ की करें तो यहाँ पे रेखा देवी नाम की एक महिला थी जो पूर्व समय में अपने ऊपर गैंग रेप का आरोप लगाई थी। उस पर कोर्ट ने जब ये जांच में पता चला कि ये फर्जी रेप का गैंग रेप का आरोप लगा है तो 7.5 साल की सज़ा और लाखों रुपये का जुर्माना रेखा देवी पे लगाया गया है। वहीं से हम सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात कर लें तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में हैं। वहाँ पे तमाम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, वहाँ के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और समीक्षा बैठक करके वहाँ के काशी के विकास को समझेंगे। काशी इसलिए भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ पे धार्मिक पर्यटन को लेकर भी बहुत सारा काम किया गया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम वहाँ पे हुआ और पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। सीएम योगी वहाँ की समीक्षा बैठक करने के बाद से गोरखपुर पहुँचेंगे, जहाँ देवेश श्रीवास्तव जो बीजेपी नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके वहाँ श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों के वहाँ भी श्रद्धांजलि सभा में उनको जाना है। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में वो रात्रि विश्राम करेंगे और जैसा कि हर बार की तरह होता है, कल सुबह वो जनता दर्शन लगाएंगे। जो भी जनता जनार्दन आए होंगे अपने समस्याओं को लेकर, उनके निस्तारण का जो भी आदेश होगा उनके द्वारा निर्गत किया जाएगा। उसके अलावा गौ सेवा और अन्य जो उनकी गतिविधियां रहती हैं गोरखनाथ मंदिर परिसर में, वो देखने को मिलेंगे। वहीं हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल की अल्पसंख्यक अपनी मोर्चे की बैठक के बाद से अपनी रणनीति को तय करने का काम किया है कि जो भी पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। तो एक तरह से इंडिया गठबंधन से इधर ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव अपनी चुनावी तैयारियों में लग गए हैं, वो चाहे पंचायत चुनाव हो या 2027 में आने वाला विधानसभा का चुनाव हो। वहीं हम अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी है, उत्तर प्रदेश में कल से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन जिस तरह की भारी बारिश की चेतावनी है उसमें ऐसा हो सकता है कि जान माल का भी नुकसान आम जनता को उठाना पड़े। वहीं हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस अपने खोए जनाधार को पाने के लिए लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ माल एवेन्यू उनका दफ्तर है, कार्यालय, वहाँ पे लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है कि किसी भी तरह हम गठबंधन के माध्यम से या अकेले चलकर जैसे भी हो उत्तर प्रदेश में अपने खोए जनाधार को प्राप्त करें पंचायत चुनाव के माध्यम से, ताकि 2027 का जब विधानसभा चुनाव हो तो उसमें हम मजबूती से लड़ सकें और अपनी सीटों को बढ़ा सकें। ये देखना होगा कि किस करवट ऊँट बैठता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। वहीं हम क्षेत्रीय दलों की बात कर लें तो चाहे निषाद पार्टी की बात कर लें या सुभाषबा की बात कर लें, तो चूंकि पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं होता है, प्रत्याशी अपने सिंबल पे खड़ा होता है, तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं जो इस समय वर्तमान योगी सरकार में गठबंधन के हिस्सेदार हैं, वो अपने अपने लोगों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं और अपने जनाधार को मजबूत करने का एक प्रयास या एक अवसर वो देख रहे हैं। क्योंकि अगर पंचायत चुनाव में भी वो जितनी मजबूती दिखाएंगे, 2027 के चुनाव में उनके लिए सीट शेयरिंग या बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ेगी, तो अपने गठबंधन में और अपनी सीटें विधानसभा चुनाव में बढ़ा सकते हैं। वहीं हम बात कर लें जिस तरह से 1-2 हत्याओं का जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में सिद्धार्थनगर में, हाथरस में देखने को मिला, ये पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये कहिए राजेश कृष्णा जो नए डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए कानून व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती है। उससे कैसे डीजीपी पार पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जी ठीक है राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। हमारे साथ राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। हमारे साथ उपेंद्र जुड़ गए हैं देहरादून से और हमारे साथ अजहर हुसैन जुड़ गए हैं श्रीनगर से। सबसे पहले राजकुमार, आपके पास आते हुए अगर देश की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? देखिए भारती, इस समय देश क्या पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर विदेश गए हैं और आज वो कनाडा पहुंचे हैं। कल वो साइप्रस पहुंचे थे। तकरीबन 27,745 किलोमीटर का ये सफ़र 3 दिनों में तय करेंगे। आज दूसरे दिन का दौरा है और
साइप्रस में उन्हें बहुत सम्मान, मतलब वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो उनका रेड कारपेट बिछा कर जो सम्मान किया है, निश्चित तौर पर वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ जो नागरिक हैं उनके सम्मान से तोल कर देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ का वो जो साइप्रस जो देश है उसका सर्वोच्च सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ लोगों के लिए उसको समर्पित किया है। आज कनाडा पहुँचे हैं। कनाडा में जो G7 सम्मेलन है वो चल रहा है, समिट चल रही है और शायद वो इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय शायद उसमें वो शामिल भी हो गए हैं। ये जो G7 है, अगर G7 की बात करें तो छठा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और पूरी दुनिया में जिस तरीके से हिंदुस्तान का इस समय परचम लहरा रहा है उसमें निश्चित तौर पे एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि आज 140 करोड़ की आबादी का जो देश है उसके प्रधानमंत्री का यदि सम्मान होता है और G7 समिट में वो शामिल हुए हैं, क्योंकि इस समय ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में चल रहा है। तो मुझे लगता है जो राजनीति के जानकार हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जानकार हैं, क्योंकि उससे पहले एक टीम गई और उस टीम ने जाके तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो हमारे 70 के आसपास जो सांसद 30 से ज़्यादा देशों में गए हैं, उन्होंने जिस तरीके से हिंदुस्तान के पक्ष को रखा और ये कहने का प्रयास किया कि आतंकवाद की रीढ़ को निश्चित तौर पर तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि G7 जो समिट है उस समिट के अंदर जो विषय होते हैं सारे मुकर्रर होते हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उसमें भी हिंदुस्तान अगर मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पे वहाँ के जो 7 देशों के जो प्रमुख उसमें शामिल हुए हैं, जिनसे भी मुलाकात होगी उनसे उस बात पर जरूर चर्चा करेंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये आतंकवाद जो है, ये आतंकवाद किसी दुनिया के लिए, किसी भी देश के लिए शायद मेरे ख्याल से बहुत घातक है। और अगर एक बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में इस समय डीजल और पेट्रोल के रेट जो हैं एकाएक बढ़ गए हैं, उछाल पर हैं। अगर बात करें तो 262 रुपये लीटर के आसपास वहाँ पर डीजल के रेट पहुँच गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश हैं, उन देशों की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, इसी से सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्योंकि G7 समिट जो है पूरी दुनिया का एक ऐसा 7 देशों का सम्मेलन जिसमें फ्रांस, अमेरिका, जापान जैसे देश जो हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। विकास किस तरीके से किया जाए, व्यापारिक रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ें, हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए, हमें किस तरीके से और आगे बढ़ना चाहिए, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। मुझे लगता है कि शायद सारी हिंदुस्तान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए ये आज की सबसे एक बड़ी खबर है भारती। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगे। अजहर, आपके पास आते हुए अगर जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले अमरनाथ यात्रा के हवाले से लगातार जो अरेंजमेंट्स है वो चल रहे हैं। हालांकि कल भी हमने देखा कि बीते दिन में जो है हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से एक रिव्यू मीटिंग ली गई श्रीनगर में, जहां पे जो डॉक्टर्स और जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स थे उनके साथ एक मुफस्सर रिपोर्ट ली और किस तरीके की अरेंजमेंट रखनी है, मेडिकल फैसिलिटी किस तरीके से रखनी है, चाहे पहलगाम में या गांदरबल के जो तुलमुला इलाके में जहां से ये यात्री जाएंगे तो वहां पे किस तरीके से फैसिलिटी रखनी है, इस पे एक पूरी तरीके से मीटिंग ली गई। और उसके बाद में आज की डेवलपमेंट यह है कि यूनियन चीफ सेक्रेटरी जो है वो आज यहाँ पे आएंगे और वो एक समीक्षा मीटिंग लेंगे श्रीनगर में, और इनके साथ में जो फौज के अलग ऑफिसर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एक फोर्सेस भी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी रहेंगे इस मीटिंग में। कहीं ना कहीं इंतजामात के हवाले से एक रिव्यू मीटिंग ली जाएगी कि किस तरीके के इंतजामात अभी तक पहुंचे हैं, क्योंकि अभी भी हम जो है अमरनाथ यात्रा के रोड पे ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो रास्ता है जो अमरनाथ यात्रा पहलगाम से होते हुए यही रास्ता जाता है। हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बीएसएफ, सीआरपीएफ और काफी सारी जो नई कंपनियां हैं उनको यहाँ पे तैनाती की गई है, वो अपना बैंकर्स संभाल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि लखनपुर से लेके पहलगाम तक जो है 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम रखा जाएगा, जिसमें सीसी कैमरा और उसके बाद में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। कहीं ना कहीं जो अमरनाथ यात्रा 2025 है इसकी हतमी शक्ल दी गई है, जो कि 3 जुलाई से जो यात्रा स्टार्ट होगी। और आशंका ये भी लगाई जा रही है कि इस यात्रा के दौरान जो है काफी श्रद्धालु जो है वो बाबा बर्फानी के जो यहाँ पे दर्शन के लिए आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो बूस्ट भी मिल सकता है इस हवाले से कि इस यात्रा के बाद में इसमें बूस्ट भी मिल सकता है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें टूरिज्म के हवाले से, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी काविशें की गई कि जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ है और इस पहलगाम अटैक के बाद में वो चाहते हैं कि एक बार फिर जो है
जो टूरिज्म का जो बिजनेस है वो एक बार फिर जो है पटरी पे लौट आए। लेकिन इसके बाद में जिस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद में 48 ऐसी डेस्टिनेशन थी जिनको क्लोज किया गया था, जी। तो एक ऑर्डर के मुताबिक जो आज खुलने जा रहे हैं, क्योंकि कल उसमें नोटिफिकेशन निकली थी कि जो है 18 के करीब जो लोकेशन है, जिसमें अच्छाबल पार्क है, वेरीनाग है और श्रीनगर की बादाम वारी है, और तकरीबन ये 18 लोकेशन ऐसे हैं जिनके नोटिफिकेशन के मुताबिक आज खुलने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार वहां पे भी जो है सुनसान पड़ा हुआ था, वीरान लग रहे थे, लेकिन आज वो रीओपन होने जा रहे हैं। और इस तरीके से जो है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा कहा गया है कि मरहले तरीके से यानी फेज वाइज तरीके से इन 48 डेस्टिनेशंस को खोला गया। फिलहाल फेज फर्स्ट में जो है 18 लोकेशंस को खोला गया है। दूसरी जानिब जो है यहाँ पे एक बड़ा मसला, एक संगीन मसला जो है मुलाजमीन का है, जिसमें कैजुअल लेबर्स है, कुछ सीजनल लेबर्स है और कुछ मेन जो मुलाजमीन है, पेंशनर्स है, वो एक बार फिर सरकार को घेराव के चक्कर में नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से मुख्तलिफ जो स्टेज है, जो फोरम्स है, जो यूनियंस है, उनकी तरफ से घोषणा की गई है कि आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद में वो प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि जो सारे ऑफिस जो है वो खुले रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो सियाह पट्टी यानी काली पट्टी जो है पहन के वो काम करेंगे ऑफिस में। और कहीं ना कहीं सरकार को ये भावना कराना चाहता है कि उनके जितने भी मसाइल है, चाहे बीपी फंड्स है या उनकी परमिट को लेके, इस पे भी बातचीत हो सकती है। और उन्होंने फिलहाल जो है सरकार को एक तरीके से हम कहेंगे कि चेतावनी दी है। और आने वाले समय में ये प्रोटेस्ट जो है ये एहतजाज जो है काफी संगीन रूप इख्तियार कर सकता है। ये थी खबर। और अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम लगातार जो है जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट की ओर से प्रिडिक्ट किया गया था कि 20 जून तक जो है बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कल शाम जो जिस तरीके से बूंदाबांदी हुई घाटी के कई एक इलाकों में, हालांकि तेज हवाएं भी चली, लेकिन उसके बाद में जो है लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन आज एक बार फिर सुबह जब हुई तो तपती हुई धूप एक बार फिर घाटी को देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि अगले जो है यानी 20 जून तक जो है मौसम जो है बिल्कुल गर्म रहेगा और इस मौसम के बीच में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और अहम खबर की ओर बात करें वो 2026 की जो सेंसस होने जानी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी की गई है कि सेंसस 2026 जो होने जा रही है उसमें 4 यूटीज को सबसे पहले ये सेंसस किया जाएगा। और इस सेंसस के दौरान एक तो आंकड़े और बाकी चीजें वो जमा होगी। लेकिन अगर हम घाटी की बात करें जम्मू कश्मीर में, इससे पहले 2011 में सेंसस हुआ था और उस सेंसस के मुताबिक जो एसटी यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो एसटी रहने वाले लोग थे वो 12,75,000 के करीब वो लोग जो है उनकी संख्या उस वक्त की गई थी। लेकिन अब की बार जो है एसटी से वाबस्ता कितने लोग हैं और इसी तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र एसटी ओबीसी तमाम वर्ग के लोगों को एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इस रिपोर्ट के दौरान जो आने वाले समय में जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ नए सीट्स को तश्कील दी जाएगी, असेंबली सीट्स को तश्कील दी जाएगी, इसी तरीके से लोकसभा सीट्स का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन वो इसी आधार पे होगा जब सेंसस कंप्लीट होगा और इसी आधार पे डिमिलिटेशन और बाकी नई सीटें जो है उनका इनिकाद अमल में लाया जाएगा। फिलहाल संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपके पास आते हुए अगर मैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है आज के बड़े अपडेट? देखिए भारती, अगर उत्तराखंड की बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरीके से जो केदारनाथ धाम में जो हेली सेवा सर्विस थी वो फिलहाल के लिए जिस तरीके से बंद की गई थी, उसको आज से जो है उसको फिर से खोल दिया गया है। और आज से हेली सर्विस जो है फिर से सुचारू रूप से जो है वो चलते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से जो आर्यन कंपनी के द्वारा जिस तरीके से जो हेली सर्विस जो चल रही थी, ऐसे में जो हेली सर्विस जो दुर्घटनाग्रस्त शनिवार को जो हुई थी उसको देखते हुए सरकार की ओर से जिस तरीके से फिलहाल रोक लगाई गई थी और आज फिर से जो है हेली सर्विस जो है वो फिर से सुचारू रूप से चलेगी। और चारधाम यात्रा में जो है हेली सर्विसेज जो है अपना योगदान जिस तरीके से पहले से दे रही थी उसी तरीके से अपना योगदान देगी। लेकिन जिस तरीके से जो पहले मनमाने तरीके से जो हेली सर्विसें उड़ान भर रही थी उस पर लगाम लगाने को लेकर जिस तरीके से सरकार की ओर से और यूकाडा की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि
4 से ज़्यादा जो है श्रद्धालु जो है एक हेलीकॉप्टर पर जो है नहीं बैठेंगे। साथ ही वजन का भी पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा, जिससे जो है जो तमाम सारी जो दुर्घटनाएं हो रही है उस पर लगाम लग सके। साथ ही साथ जो वेदरकास्ट जिस तरीके से जो आ रहा है, उसी वेदरकास्ट के जरिए जो है वो जो है अपनी उड़ानें जो है वो भरेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है सरकार की ओर से हिदायत दी गई। साथ ही एक कमेटी बनाने को लेकर जो काफ़ी दिनों से जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द जो है इस कमेटी को बनाया जाएगा। इसको लेकर शैलेश बगोली की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी बनाने को लेकर जो है वो तय किया गया है और जल्द कमेटी बनने के बाद एक समय सीमा जो है निर्धारित की जाएगी कि एक दिन में जो है हेलीकॉप्टर कितने चक्कर जो है वो मारेंगे। साथ ही जो यात्रियों की संख्या एक समय पर कितने जो है यात्री हेलीकॉप्टर पर जा सकेंगे, इन तमाम चीज़ों की, और साथ ही साथ कि जो हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज है वो किस तरीके से रहने वाली, इन तमाम चीज़ों को लेकर कमेटी जो है वो तय की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो हेली क्रैशेस जिस तरीके से हो रहे हैं, ऐसे में अभी तक इस 1 माह से ऊपर का समय हो चुका है यात्रा को, और ऐसे में 5 हेली सर्विस जो है में से 2 हेली सर्विस ऐसे हैं जो क्रैश हुए हैं, जिसमें उत्तरकाशी में 6 लोगों की मौतें हुई थी, और ऐसे में अभी जो हाल ही में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इसके लेकर जो है सरकार को 3 दिन के अंदर जो है जवाब देने को लेकर जो है वो कहा है कि 3 दिन के अंदर जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जवाब दे कि आखिर इस तरीके की लापरवाही जो है क्यों हो रही है, और साथ ही जिस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों सरकार कर रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है नैनीताल हाईकोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है, सरकार जो है 3 दिन के अंदर जो है वो जवाब जो है वो तलब करेगी। साथ ही साथ अगर दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यूसीसी जो है उत्तराखंड में जो है लागू हो गया है, और ऐसे में अब विवाह पंजीकरण जो है वो लगातार किया जा रहा है, और 26 जुलाई तक जिस तरीके से सरकार की ओर से पूरे उत्तराखंड में अपना विवाह पंजीकरण को रजिस्ट्रेशन करने को लेकर जो है वो कहा गया है, और उसके बाद जिस तरीके से शुल्क जो है वो जारी किया गया है, ऐसे में तमाम जो उत्तराखंड के तमाम जो लोग हैं अपना विवाह पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो है वो करा रहे हैं। और अभी तक जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने जिस तरीके से अपना विवाह पंजीकरण जो है वो रजिस्ट्रेशन करा दिया है। अब 63,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वयं जाकर जिस तरीके से अपना विवाह पंजीकरण कराया था, लेकिन 1,49,000 के करीब जो है ऐसे भी लोग हैं जो सीएससी सेंटर में जाकर जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से लोगों में विश्वास जताया जा रहा है कि विश्वास है कि यूसीसी के आने के बाद जो है उनका जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और साथ ही इसके यूसीसी लागू होने के बाद जो है प्रदेश में एक अलग जिस तरीके से जो डेमोग्राफिक चेंज, तमाम सारी जो चीज़ें और कानून व्यवस्था को देखते हुए ये तमाम सारी चीज़ें जिस तरीके से लाई गई है उसमें जो है लोगों का विश्वास जो है वो जग रहा है। इसी का नतीजा है कि लगातार जो लोग हैं विवाह रजिस्ट्रेशन जो है वो करा रहे हैं। चलिए ठीक है उपेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए तमाम बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया था, लेकिन एक बार फिर से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे देखिए बात डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या करने की हो या फिर कौशाम्बी रेप कांड की हो, और विपक्ष जो है इसे बड़े हथियार के रूप में देख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार बयान जो है वो कौशाम्बी रेप कांड को लेकर आए हैं। बिल्कुल भारती, वैसे तो उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 के बाद से जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन कानून व्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को भयमुक्त, शांतिपूर्ण, सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास किया, वो काबिले तारीफ रहा। उत्तर प्रदेश में अपराधी माफियाओं का जो संगठित एक गिरोह होता था उसकी कमर तोड़ने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा किया गया। पुलिस को खुली छूट दी गई, एसटीएफ को पूरी खुली छूट दी गई, और तमाम ऐसे आपराधिक जो मामले होते थे उनमें काफ़ी कमी भी आई उत्तर प्रदेश में। इतना ही नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर अभी जो आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, टॉप पे है महिलाओं को सुरक्षा देने में और महिला संबंधित अपराधों के निस्तारण में। लेकिन इधर कुछ दिनों में जिस तरह से कौशाम्बी की घटनाएं या फिर वहाँ डीएम के ड्राइवर की बेटी की जिस तरह से हत्या की गई, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो दे ही दिया है अपराधियों ने। और ये कहा भी जा सकता है कि विपक्ष को कभी कभी आने वाले 4-6 महीने में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, एक मुद्दा उसे विपक्ष को थमा देता है कि वो कानून व्यवस्था पे उंगली उठाए और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में खड़ा करे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो पिछले विधानसभा चुनाव में वापसी हुई थी, बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए ही हुई थी, अपराधियों माफियाओं पे
जिस तरह की कार्रवाई उनकी सरकार द्वारा की गई थी, वही कारण था कि 37 साल बाद एक रिकॉर्ड टूटा और कोई ऐसी सरकार आई जो पुनः सत्ता में वापसी की, रिपीट की। तो ये जो कौशाम्बी की घटनाएं या अन्य जनपदों में जो इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं, विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल रहा है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जो अपराधी थे, जो माफिया थे, जिन्होंने हत्याएं की, पुलिस 24 घंटे में ही इनका एनकाउंटर भी कर दी। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप अपराध करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियों में भी कहते हैं कि माँ बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले को अगर इस चौराहे पे आप खिलवाड़ करेंगे तो अगले चौराहे पे यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा। तो वो अक्षरशः एसटीएफ द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दिखाई भी देती है कि आने वाले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर ऐसे अपराधियों की, ऐसे पेशेवर माफियाओं की जो अपराध में संलिप्त हैं या किसी की हत्या करते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, उनका एनकाउंटर भी पुलिस करते हुए देखी जाती है। और इन घटनाओं में भी ऐसा ही हुआ कि 24 घंटे में ही पुलिस ने उनका एनकाउंटर भी कर दिया। तो कानून व्यवस्था कैसे सही रहे, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस बखूबी आगे बढ़ती हुई दिख रही है कि वो उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन कानून व्यवस्था स्थापित करने में सफल ठीक है। रहे। राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी और राजकुमार आपके पास आते हुए, देखिए अभी जो सबसे बड़ी खबर चल रही है, अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अगर मैं कहूं तो इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद से जो है लगातार खबरें जो है चर्चा में बनी हुई। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, इजराइल की तरफ से, माफ कीजिएगा, ईरान की तरफ से एक बयान आता है और उस बयान में कहा जाता है कि अगर इजराइल न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है ईरान के खिलाफ तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने देगा ईरान को। ऐसा बयान जो है ईरान की तरफ से आया है। यानी कि इससे ये तो हो गया है साफ कि हम तो डूबेंगे ही, लेकिन आपको भी साथ ले डूबेंगे। और पाकिस्तान बार बार इनकार कर रहा है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम न्यूक्लियर पावर को यूज करने देंगे ईरान को, वो न्यूक्लियर पावर हमारे लिए है। देखिए भारती, पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया में कोई देश शायद ऐसा होगा जो बहुत गंभीरता से लेता होगा, क्योंकि जिस पे अपना घर नहीं संभल रहा वो किसी दूसरे घर का चौधरी कैसे बनेगा। लेकिन एक बात जरूर है, क्योंकि आपने ये मसला उठाया, निश्चित तौर पे क्योंकि हिंदुस्तान अपने एक एक नागरिक को लेकर बहुत गंभीर है और विदेश मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि तेहरान में जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो जल्दी से जल्दी उस शहर को छोड़ दें, और अगर नहीं छोड़ सकते तो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक टेलीग्राम के जरिए एक चैनल बनाया गया है, उसको फॉलो करें और अपने घरों के अंदर रहें और आधिकारिक चैनलों पर नज़र बनाकर रखें। ये एडवाइजरी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है और हिंदुस्तान अपने एक एक नागरिक को लेकर बहुत संजीदा है। विदेश मंत्रालय तमाम जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं या विदेश मंत्रालय से जुड़े, दूतावास से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनके लगातार संपर्क में हैं और अपने नागरिकों को किस तरीके से निकाला जाए इस पर निश्चित तौर पे एक टास्क जो है वो लिया है और उसके लिए विशेष टीमें जो है लगातार काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मसले पर नज़र बनाए हुए हैं। G7 समिट जो है उसके अंदर भी, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है, अगर इजराइल और ईरान का भी अगर युद्ध हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया और पाकिस्तान के जो 10 ठिकाने थे उनको नेस्तो नाबूद किया, जहां से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पलवित पोषित उनको किया जा रहा था, आतंकवादियों को बनाकर अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। पूरी दुनिया में इसका एक मैसेज गया है और पाकिस्तान को अब कोई भी देश जो है शायद ही गंभीरता से लेता हो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो कई बार आग जब लगती है तो उसमें हाथ सेकने का काम करते हैं। और देखिए ये सब चीज़ें जो ना नेस्तो नाबूद होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पहले भी ये तय कर दी थी कि हमने पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया है, हमने उन ठिकानों पर हमला किया है। हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसने उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है जहाँ से आतंकवादी पलवित पोषित होते थे। और लेकिन अगर ईरान ये बयान दे रहा है तो वाकई में विश्व की नजरें जो है वो इस पर टिकी रहना वाकिब है और जाहिर है। और आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।